हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर आनंद सहगल जी के साथ, जो कि MBBS, MS, MCH यूरोलॉजी, डायरेक्टर यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट हैं। डॉक्टर आनंद सहगल दीप हॉस्पिटल लुधियाना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर आनंद सहगल को यूरोलॉजी में बहुत लंबा अनुभव है। पेशेंट्स के लिए वह किसी वरदान से कम नहीं है। दूर दूर से पेशेंट्स डॉक्टर आनंद सहगल के पास आते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन पाते हैं। हमारी टीम से बातचीत करते हुए डॉक्टर आनंद सहगल जी ने अपने जीवन का अनुभव साझा किया। हमारी टीम के द्वारा रोगियों व उनके पारिवारिक सदस्यों से बातचीत की गई। उन्होंने डॉक्टर आनंद सहगल जी की खूब तारीफ की। ये करते हैं बातचीत डॉक्टर आनंद सहगल जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं दीप हॉस्पिटल और बात कर रहे हैं डॉक्टर आनंद सहगल जी के साथ, जो लंबे समय से अपनी सेवाएं एज ए किडनी स्पेशलिस्ट, एज ए यूरोलॉजिस्ट, एज ए सर्जन दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। शुक्रिया जी अरविंद जी। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोग प्रिसाइज अपनी सर्जरीज चाह रहे हैं, उसको देखते हुए आप लोगों ने दीप हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी जो है शुरू कर दी है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, हमें बहुत खुशी है ये जानकारी देते हुए कि पिछले 4 महीने से हम रोबोटिक सेवा को दीप हॉस्पिटल में लेके आए हैं। और रोबोटिक के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। मेनली जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि बहुत डीप एरियाज़ में, जहाँ पर कि हमारी लेप्रोस्कोपी और ओपन सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं या जहाँ पे दिखता भी नहीं है, उस एरियाज़ में बहुत प्रिसाइजली सर्जरी करने में रोबोटिक की टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी सर्जरीज, जैसे हम प्रोस्टेट की बात कर लें, क्योंकि आजकल 60 साल के बाद तो तकरीबन हर पेशेंट ही बन जाता है इसका प्रोस्टेट का, और आप क्योंकि आप लास्ट रिजोर्ट मानते हैं हमेशा सर्जरी को, आप पहले कोशिश करते हैं कि उसको मेडिसिन के साथ, ट्रीटमेंट के साथ ही हर चीज़ को ट्रीट किया जाए, लेकिन जब लास्ट रिजोर्ट आ जाता है तो फिर भी आपके पास ये एक नई टेक्निक है। बिल्कुल ठीक बात बोली आपने कि हम यही चाहते हैं कि ऑपरेशंस जो है वो लास्ट रिसॉर्ट रहे। पर अगर आप कैंसर्स की बात करें तो कैंसर में आज भी यही कहा जाता है कि जितनी अर्ली स्टेज पे उसको पकड़ के शरीर से निकाल दिया जाए उतना अच्छा उसका इलाज होता है। तो इसी चीज़ में रोबोटिक सर्जरी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि प्रोस्टेट एक ऐसा अंग है जहाँ पे अगर कैंसर हो जाए तो उसको बिना ज़्यादा नुकसान किए निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो हमारे पेल्विस एरिया जो है, पेल्विस की डेप्थ में पड़ा होता है। तो वहाँ पे जा कर के ऑपरेट करना, चाहे खुले ऑपरेशन से चाहे लेप्रोस्कोपी से, बड़ा मुश्किल है। उस चीज़ में लेप्रोस्कोपी करने में रोबोटिक सर्जरी ने बहुत हेल्प करी है। डीप एरिया में जा कर के प्रिसाइजली मिलीमीटर्स की भी फ्रैक्शंस तक की एक्यूरेसी के साथ, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स। और जो जो एरियाज़ को हम बचाना चाहते हैं उसको हम बचा सकते हैं, जो जो एरिया को हम कैंसर को हम निकालना चाहते हैं वो हम निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद प्रोस्टेट, अगर आपको हम एनाटॉमी समझाएं तो प्रोस्टेट 2 अंगों से जुड़ा होता है। एक तरफ वो ब्लैडर से जुड़ा होता है, प्रोस्टेट के ऊपर की साइड पे ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली जिसको बोलते हैं, और नीचे की साइड वो यूरिन की पाइप से जुड़ा होता है। तो अगर हम प्रोस्टेट को निकालते हैं सर्जरी करके तो हमें बाद में यूरिथ्रा, यूरिन की पाइप और ब्लैडर को आपस में जोड़ना होता है। ये भी टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग काम है। तो ये सारा काम ब्लड का नुकसान किए बगैर और दोनों एरियाज़ को जोड़ना, और उसके बाद तीसरी चीज़ के सेक्सुअल एस्पेक्ट को भी बचा सकना। सेक्स के लिए जो नर्व्स जा रही हैं वो भी प्रोस्टेट के पीछे से जा रही हैं, तो उन नर्व्स को बचाते हुए ये सारा काम करके आना, इसमें रोबोटिक सर्जरी ने बहुत कमाल का हमें हेल्प दी है। डॉक्टर साहब, कोई ज़माना था जब प्रोस्टेट की बात चलती थी तो वो कहते रहने दो भाई, सारी ज़िंदगी फिर वो उसका इलाज नहीं होगा, लोग हाफ हार्टेड सा इलाज कराते थे। आज आपने इस चीज़ को पूरी तरह से जो है बढ़िया तरीके से, जैसे सर्जरीज हो रही हैं, पीपल आर एंजॉइंग सर्जरी के बाद भी वो बहुत जल्दी हॉस्पिटल में स्टे भी कम रहता है, और आपने जैसे बोला ना तो उनकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होती है, पेशाब भी उनको नॉर्मेसी, और हर चीज़ में उनको एक ईजीनेस हो जाती है। सर, उसके साथ साथ किडनी की अगर हम बात कर लें, किडनी कैंसर्स की बात कर लें, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कोई समय था कि
जब डायलिसिस होना शुरू हो जाता था तो लोगों को लगता था कि ये एंड स्टेज है, लेकिन आप डॉक्टर्स ने इतनी बढ़िया तरीके से डायलिसिस, इतनी बढ़िया तरीके से आपकी मेडिसिन्स काम कर रही हैं कि जो डायलिसिस वाले पेशेंट है वो भी 15-15, 20-20 साल एक आम बंदे की तरह सरवाइव कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि किडनी के कैंसर के लिए भी ये रोबोटिक सर्जरी बहुत कारगर है? बिल्कुल सही बात आपने स्टार्ट की है। किडनी कैंसर में पहले क्या होता था, अगर 3 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर किडनी में आ गया तो हमें किडनी को सेक्रीफाइस करना पड़ता था, किडनी को निकाल दिया जाता था। तो आजकल जो कॉन्सेप्ट है पिछले 15-20 साल से ये ट्राई किया जा रहा है कि हम किडनी के सेल्स बहुत कीमती चीज़ है, किडनी के सेल्स को किसी भी कीमत पर डिस्ट्रॉय नहीं होने देना। तो अगर आधी किडनी हमारी बची हुई है और आधी में ट्यूमर है तो हम ट्यूमर वाली किडनी को निकाल दें, बाकी की किडनी को बचा लें। ये एक जटिल सर्जरी है। इसके लिए हमें किडनी को बचाने के लिए यूरिन का एरिया सारा बचाना है, कोई ऐसी ब्लड की खून की नाड़ी बहती रह जाए उससे ब्लड का नुकसान हो जाए ये भी बचाना है, और एट द सेम टाइम ट्यूमर भी ना रह जाए बॉडी के अंदर, ये भी काम करना है। तो फिर से ये एक जटिल चीज़ आ गई। यहाँ पे हमारे रोबोटिक सर्जरी ने भी काफ़ी हेल्प करी, जिससे कि हम प्रिसाइजली उसी एरिया को काटें जिस एरिया में कैंसर है, और बाकी का एरिया जहाँ कैंसर नहीं है उसको हम छोड़ के आ जाएं बॉडी में, और ताकि नॉर्मल किडनी जितनी बची है वो काम करती रहे। तो इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी, मतलब किडनी के ऑर्गन को बचाने वाली सर्जरी और कैंसर को भी इफेक्टिवली निकालने के लिए सर्जरी। तो ये पार्शियल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं इसको। इसमें पूरी किडनी को निकालने के बजाय पार्शियल किडनी निकाली जाती है, और ये बहुत कारगर चीज़ है, स्पेशली अगर इसको रोबोटिक सर्जरी के साथ किया जाए। डॉक्टर साहब, आज बहुत जगह पर डायलिसिस यूनिट्स हैं, लुधियाना भी में बात कर लें, लेकिन एक क्वालिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ जहाँ पर डायलिसिस है, क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को, क्योंकि डायलिसिस कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने 2 मशीनें लगा ली और डायलिसिस करना शुरू कर दिया। इसमें एक नेफ्रोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर की साथ साथ ही उनकी ओपिनियन, उनकी सुपरविज़न ज़रूरी है, और वो दीप हॉस्पिटल में बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर हर तरह की एम्पैनलमेंट स्कीम जो है वो चलती हैं, और यहाँ भी डायलिसिस जो है होता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने कहा, एक्चुअल में इट इज़ द मैन बिहाइंड मशीन जो कि काम करती है। मशीन्स तो आप हर तरीके की ला सकते हैं, पर उसके पीछे एक वेल ट्रेंड अगर स्पेशलिस्ट होगा तो ही वो मशीन्स सही हेल्प पेशेंट तक पहुंचा पाएंगी। तो खाली ऐसा नहीं है कि आप मशीन ला के रख दिया और टेक्नीशियंस ने काम कर दिया, सुई लगा दी, डायलिसिस हो गया। डायलिसिस करते हुए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें बॉडी में सोडियम कम ना हो जाए, पोटेशियम कम ना हो, ज़्यादा ना हो जाए, शरीर में पानी कम ना हो जाए, बीपी डाउन ना हो जाए। आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे जब डायलिसिस के दौरान भी पेशेंट डेथ हो सकती है। सो इसलिए ऐसा नहीं है कि भी आप खाली एक लड़के को नीडल लगाना सिखा दो और डायलिसिस हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो वो सारी फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास क्वालिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हमारे राहुल कोहली हैं, उनकी टीम है, हमारी किडनी सर्जरी की टीम है। तो ये सारा पूरा यूनिट चाहिए होता है, टीम वर्क चाहिए होता है, जिससे कि हम कर सकें ये सारा काम। तो डेफिनेटली हमारे पास मशीन्स आ गई हैं, पर हमारी टीम है वो भी बहुत काम करती है, जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल रिजल्ट पेशेंट तक पहुंचा सकते हैं। जैसे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज हैं जो, वो भी इसके साथ ही आजकल रोबोट के साथ संभव होगी, और वो भी इस हॉस्पिटल में हो रही है। जी हाँ, ये आपने जो मुद्दा उठाया, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज हम बोलते हैं जिनमें कि हमें डिजीज़ को निकालना है लेकिन ऑर्गन का नॉर्मल काम भी बचाना है। जैसे कि सपोज़ यूरिन की पाइप है, किडनी से यूरिन की पाइप आ रही जिसको यूरेटर बोलते हैं, उसकी पाइप ब्लैडर के पास आकर के ख़राब हो गई है, चिपक गई है, टाइट हो गई है, या कोई और सर्जरी की वजह से और बीमारी की वजह से वो जुड़ गई है, तो इसको हम बोलते हैं यूरेट्रिक स्ट्रिक्चर। यूरेट्रिक स्ट्रिक्चर को अगर यूरिन के पैसेज को सही बनाना है तो उसको दोबारा से ब्लैडर में इम्प्लांट करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं यूरेट्रिक री इम्प्लांटेशन। तो ये सर्जरीज़ जो हैं, ये इनमें स्पेशल आपको इक्विपमेंट चाहिए होता है और स्पेशल टेक्निक चाहिए होती है जिससे कि उसको करा जा सके। ये सारी चीज़ें नेचुरली जब आप ओपन करके करते हैं तो काफ़ी इफ़ेक्टिवली कर पाते हैं, लेकिन रोबोटिक की सर्जरी की वजह से ओपन चीरे की भी
पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो हम बिना बड़े चीरे के रोबोटिक की मदद से रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कर सकते हैं, जो कि बहुत महीन टांके लगाने का काम ओपन से ही कर सकते थे, अब हम वो रोबोटिक से कर सकते हैं और ओपन से भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी में हमें बड़ा विजन दिखता है और हम टांके जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से ले सकते हैं। रोबोट की जो आर्म्स होती हैं वो अंदर जा कर के इस तरीके से काम करती है जैसे आपने अंदर रिस्ट की मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो इस तरीके की मूवमेंट्स आप रोबोट के इंस्ट्रूमेंट की मदद से कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई रोबोट ने इतनी जटिल सर्जरीज को भी लेप्रोस्कोपी से पॉसिबल कर दिया। डॉक्टर साहब, आप बहुत ही कम इन चीज़ों को ऐड को करते हैं या लोगों को बताते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपका जो क्राइटेरिया है वो तो आपके पेशेंट्स हैं। अगर हम कनाडा अमेरिका की बात कर लें, हम लोग किसी भी बाहर कंट्री की बात कर लें, तो पहले ही वो आपसे टाइम लेकर सर्जरी के लिए आते हैं और बहुत लंबी चेन है। डॉक्टर साहब, आप किसी भी एरिया की हम बात कर लें, क्योंकि आपने लंबे समय से अपनी सेवाएं जो है सर्जरी में दी हैं और यही कारण है कि चेन बहुत लंबी है। देखिए, हम तो इस बात में विश्वास करते हैं कि आपका काम बोलना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारा काम अच्छा होगा, हम सही राय देंगे और सही काम करेंगे, तो डेफिनेटली अपने आप ही आपकी चेन बन जाती है। तो मैं तो अपने जूनियर स्टाफ्स को और जूनियर मेरे जो डॉक्टर होते हैं उनको भी यही कहता हूँ कि अपना काम मज़े से करे जाओ, नाम अपने बन जाएगा। डॉक्टर साहब, किडनी ट्रांसप्लांट जो कि पहले लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, चंडीगढ़ जाना पड़ता था, बड़े बड़े शहरों में जाते थे, वो भी यहाँ पर अब हो रहा है और वो भी बहुत सक्सेसफुली, क्योंकि अब तक काफ़ी किडनी आप ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। और उसके साथ साथ वो पेशेंट जो सडन डेथ जिनकी होती है और उन्होंने किडनी दान की होती है, वो भी ट्रांसप्लांट के मेरा ख्याल है केस यहाँ पर हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? किडनी ट्रांसप्लांट क्योंकि रिलेटिव्स ही दे सकते हैं, इसलिए किडनीज़ की संख्या कम है। तो उसका एक तरीका है कि जो सडन डेथ्स होती हैं उसके लिए हम अप्रोच कर पाएँ और पेशेंट्स आ पाएँ हमारे पास। तो ये चीज़ आजकल क्या है कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में आप जा कर के अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपना नाम डलवा सकते हैं और उसके बाद आपको इस फैसिलिटी की हेल्प मिल सकती है। तो मैं यही आपके ज़रिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि लोग आगे आएँ। पहली बात तो एक तो अपनी इच्छा ज़ाहिर करें कि हमें कुछ भी कल को हो जाए तो हमारे अंग यूज़ हो जाएं और ऑर्गन डोनेशन करें। दूसरा कि जब भी ऐसा हो जाए किसी के साथ, अगर उस इमीडिएटली हॉस्पिटल में आईसीयू में, जो भी आपके पास हॉस्पिटल है उसके आईसीयू में एडमिट करा दें, जिससे कि उसके ऑर्गन्स अगर अवेलेबल हो सकते हैं किसी की भी हेल्प के लिए तो वो जल्दी से जल्दी किए जाएं। ये फैसिलिटी हम दे रहे हैं। हम आईसीयू, हमारा जो है 24 घंटे का आईसीयू है कॉन्टीन्यूस। कभी भी पेशेंट, ट्रॉमा वाला पेशेंट आ जाए तो उसको इमीडिएटली आईसीयू में एडमिट करके हम रनिंग हार्ट के अंदर उसके ऑर्गन्स को प्रिजर्व किया जा सकता है। फिर उसके घर वालों से कंसेंट लेकर के बाद में हम उसको दान के लिए तैयार करा सकते हैं। अगर किसी का खाली ब्रेन बंद हुआ है और हार्ट चल रहा है, ऐसे पेशेंट के ऑर्गन्स को हम बाकियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक पेशेंट से आप सोचिए 2 किडनीज, 1 लिवर, तीन पेशेंट्स के लिए हेल्प हो सकती है। और बाकी तो आइज़ वगैरह तो हैं, वो तो अलग ही चीज़ें हैं, वो तो हो ही सकती हैं। सो इस चीज़ को जितना से जितना हम ज़्यादा आगे लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकें, बहुत ज़रूरी बात है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आजकल जैसे किडनीज के ऊपर इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, आजकल स्टोन्स का जो है काफ़ी बढ़ रहा है, पित्ते का जो है वो भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आजकल हमें अपने आप को फिर वही पुराने बंदी बनाना पड़ेगा, हमें काम उतना ही करना पड़ेगा, साइकिल्स स्कूटर्स को हमें छोड़कर, हमें मतलब स्कूटर्स को और गाड़ियों को छोड़कर फिर से हमें पैदल चलना, हमने लेफ्ट ना यूज़ करनी, जंक फूड से थोड़ा बचना, खुश रहना। क्या कहना चाहेंगे कि अभी हमें फिर से वही चीज़ें जो है आपस में बातचीत करनी और थोड़ा ये जो बीमारी मोबाइल की है इससे दूर रहना, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत सारी डिजीज़ेज़ हमारी आजकल की लाइफस्टाइल के वजह से हैं। और जैसे आपने किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन की बात शुरू की, तो खाने पीने से बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, जंक फूड से बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। हम जैसे कहते हैं, जैसे आप
अपने रीजन के या देश के किसी भी जगह के अच्छे डाइटिशियन से बात करो तो वो यही कहते हैं कि जिस जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ का जो जो कल्चरल खाना है आप वो खाओ, वो आपके लिए बेस्ट है। तो हम मीडिया से इफ़ेक्ट होकर के और फॉरेन कंट्री से इफ़ेक्ट होकर के जंक फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो मैं ये बच्चों को और नई जनरेशन को मैसेज भी देना चाहूँगा कि भाई एक तो खाने की क्वालिटी को आप इम्प्रूव करें, अपना कल्चरल जो खाना है वो बेस्ट खाना है, उसको आप बढ़ोतरी दें। दूसरा लाइफस्टाइल के बारे में आपने कहा कि वर्जिश और रूटीन एक्सरसाइजेज, फिटनेस जो है वो सबसे बड़ा धन है, हेल्थ इज़ वेल्थ ना। तो फिटनेस से ही हेल्थ आएगी। तो उसके लिए आपको ज़रूर अपना 1 घंटा अपनी लाइफ का हर रोज़ का देना बहुत ज़रूरी है। अगर 24 घंटे में से, जैसे एक हमारे मशहूर एक्टर कहते हैं कि अगर आप अपने 24 घंटे में से 1 घंटे अपनी हेल्थ के लिए नहीं दे सकते तो आपको मर जाना चाहिए। तो अदरवाइज आप मर ही जाओगे अगर आप अपनी बीमारी मार देगी आपको। सो इट इज़ बेटर कि आप जागे, अपनी हेल्थ के लिए जागरूक हों और हेल्थ स्टाइल को, लाइफ स्टाइल को थोड़ा बेटर करें, जिससे कि आपकी हेल्थ बेटर है। जितनी भी देर आप जिए क्वालिटी लाइफ जिए, ये इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटाज, आपने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आभारी हैं आपके कि आपने इतना बड़ा जो रोबोटिक सर्जरीज हैं वो 4 महीने से आप लोग दीप हॉस्पिटल में अंजाम दे रहे थे और सेवा कर रहे थे। क्योंकि डॉक्टर नंद सहगल का जब नाम आता है तो थोड़ा लोगों के मन में भी, क्योंकि आप जो लोग जुड़े हैं वो नंद सहगल फैमिली है एक तरह से, और बहुत लंबी फैमिली है वो, बहुत लोग खुश होते हैं। आपका हमें समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक सर, किੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਜੀ ਗਦੂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਆਨੰਦ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਰਨਿੰਗ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ। ਭੈਣ ਜੀ, ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਆਨੰਦ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਸੁਣੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਭ ਡਾਕਟਰ ਛੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀ ਔਰ ਸਟਾਫ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਰਿਹਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ। ਔਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਖੁਸ਼? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਸਹਿਗਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ।